नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आज से लगभग 500 साल पहले किस तरीके का प्रशासन था, किस तरीके का शासन था। उस जमाने में तो राजा महाराजाओं का राज था। तो राजा महाराजा वो भी तो नियमों से चलते होंगे, ऐसे ही अंधाधुंध थोड़ी ने चलते होंगे। आपको बात बता दूं कि आज के ज़माने में अपन जो ये शब्द यूज़ करते हैं ना, थानेदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये शब्द आजकल नहीं बने हैं। ये शब्द उन 500 साल पहले भी इस्तेमाल होते थे। तहसीलदार जो शब्द है ना, ये आज से 500 साल पहले ही मुगलों के समय में भी इस्तेमाल होता था। आज के ज़माने में जो सारी चीज़ें हैं प्रशासन के अंदर, व्यवस्था के अंदर, पुलिस थानों में वगैरह, वो चीज़ें उस ज़माने में थी। उनके नाम अलग थे, उनके काम अलग थे। तो इस वीडियो के अंदर अपन वही बात करने वाले हैं कि उस ज़माने में आखिर कैसे चलता था पूरा प्रशासन, क्योंकि उस ज़माने के तो नियम भी बहुत कठोर होते थे, बहुत पालना करते थे उन नियमों की। आज के ज़माने में जितनी कानून के कार्यों में जितनी कठोरता नहीं है, उतनी उस ज़माने में थी, और लोग उन कामों को मानते भी थे। तो इस वीडियो के अंदर तमाम बात करने वाले हैं उनके बारे में। इससे पहले आपको मैं बात बोल दूं कि अपन ये सोचते होंगे कि भाई राजा महाराजा है, उन्होंने किला बना दिया, युद्ध लड़े और ऐसा ही अंधाधुंध उनका शासन चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उस किले के अंदर झाड़ू निकालने से लेकर के, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ होती है झाड़ू निकालना उस किले के अंदर, उससे लेकर के उस किले में युद्ध लड़ने जाने तक का भी पूरा मैनेजमेंट होता था। उनके भी अधिकारी होते थे और उनका पूरा विभागों में काम बटा होता था। मतलब किला बना दिया, अब उस किले की देखरेख करने के लिए भी विभाग होता था। युद्ध के अंदर घोड़े गए हैं और घोड़े शहीद हो गए हैं, कहीं पे घोड़ा जख्मी हो गया है, मतलब कि युद्ध लड़ने में जाते हैं तो घोड़े भी साथ में जाते हैं। अगर वो जानवर भी शहीद हो जाता है या वो भी कहीं चोटिल हो जाता है तो उसके भी इलाज के लिए, उसको दफनाने के लिए, उसके क्रियाक्रम के लिए भी व्यवस्था होती थी उस ज़माने में। ये भी एक विचार करने लायक बात है कि यार इतने बारीकी से उतना ध्यान रखते थे वो। किले के अंदर जितने सारे सैनिक हैं, उनके खाना बनाने के लिए भी अलग विभाग होता था, उनको वेतन देने के लिए भी अलग विभाग होता था, किले के अंदर देख रेख करने के लिए, किले की दीवार कहीं से कमज़ोर तो नहीं हो रही है, उसको वापस कमज़ोर हुई है तो उसको मरम्मत करके बनाओ, उसके लिए भी विभाग। और देखिए आज के ज़माने में अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनको पूरे देश के अंदर कोई बात करनी है तो वो मीडिया के थ्रू कैमरे के सामने आकर बोलेंगे, पूरे देश में बात फैल जाएगी टीवी के माध्यम से। लेकिन उस ज़माने में कैसे फैलती थी, उसके भी साधन थे। तो तमाम बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये एक ऑथेंटिक कोई किताब है इतिहास की, उसके अंदर लिखी हुई बातें हैं जहां से आपको मैं सुना रहा हूं। देखिए कि उस समय आज से लगभग 500 साल पहले मुगलों का शासन था दिल्ली में, केंद्र में तो, और केंद्रीय प्रशासन की अपन बात कर रहे हैं। देखिए पहले सबसे पहले होता है केंद्र। केंद्र कोई राज्य बोलते हैं, जैसे कि मेवाड़ एक राज्य था। मेवाड़ के अंदर परगने होते थे, मतलब एक परगने के अंदर 20-20 गांव होते हैं। गांवों के अंदर भी वो कस्बों में बंटा होता है, और उन कस्बों की देख रेख करने के लिए कोतवाल नियुक्त होते हैं। कोतवाल का काम है कि गांव के अंदर कोई चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो। अगर कोई चोर और लुटेरे हैं तो उनको पकड़ना, गांव की निगरानी रखना, रात के समय गांव के अंदर जो है फेरी लगाना और पूरे गांव को निगरानी देना, सुरक्षा देना, उनका काम होता है कोतवाल का। मतलब उस जमाने में भी ए से लगाकर जेड तक पूरा सारा कार्य देखा जाता था प्रशासन के द्वारा। तो हम बात करते हैं पत्राचार की। मतलब पहले के ज़माने में जब कैमरे नहीं थे, जब फ़ोन का सिस्टम नहीं था, तो पत्र लिखते थे एक दूसरे को। मतलब एक राजा दूसरे को पत्र लिख के कोई भी अपनी बात जो है उसको पता चलती थी। तो उसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फरमान की। फरमान क्या चीज़ है? फरमान एक पत्र होता है, या जो मुगल बादशाह होता है ना, उसके द्वारा ही जारी किया जाता था फरमान। फरमान यहाँ तो किसी पर्सनल, किसी व्यक्तिगत, मतलब किसी जो उनका मनसबदार है उसको दिया जाता था, फरमान जारी किया जाता था। फरमान एक सैनिक लेकर के जो पत्र है वो आता था और उसको देकर जाता था कि भाई बादशाह के द्वारा आपको ये फरमान दिया गया है। उसको पढ़ करके उन्हें सुनाया जाता था। एक तो होता था व्यक्तिगत, जो केवल एक आदमी के लिए दिया जाता था, जैसे कोई बड़ा राजा हो उसके लिए। और एक सार्वजनिक फरमान आता था जिसके अंदर नगाड़े पीटे जाते थे और पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर, राज्य के अंदर सभी लोगों को ये नगाड़े पीट पीट कर बताया जाता था कि बादशाह के द्वारा ये फरमान जारी हुआ है
और आपको ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है। दूसरा है जिसका नाम है परवाना। अब ये परवाना कौन जारी करता था? देखिए, महाराजा द्वारा अपने अधीन जो भी राजा है, जो भी अपने अधीन जागीरदार है, उसको दिया जाता था, उसको कहते थे परवाना। ठीक है। अब ये जो फरमान है वो तो बादशाह जारी करता था, लेकिन परवाना जो है वो महाराजा के द्वारा जारी किया जाता था, अपने अधीन छोटे छोटे राजा होते थे उनके लिए। तीसरा है निशान। निशान जो है, जैसे कि बादशाह के परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, बादशाह की बहन है, उसके भाई है, उसकी पत्नियां हैं, उसकी माँ वगैरह है, तो वो जो है जब किसी को पत्र लिखते थे ना, उसको निशान बोलते थे। अब देखिए, उनका अपनी अपनी उनकी मोहरें होती थी, मतलब एक लकड़ी का ठप्पा होता था जिसको स्याही के अंदर भिगो करके उस पेज के अंदर ऊपर मार करके वो जारी करते थे। कौन? जो उस बादशाह के परिवार वाले होते थे। दूसरे बादशाह जारी करता है उसको फरमान कहते हैं, लेकिन बादशाह के परिवार वाले जो है अपने किसी राजा या किसी अपने दोस्त वगैरह को जो जारी करते थे पत्र, उनको कहते थे निशान। उनके अंदर उनकी खुद का मोहर लगता था, उनका ठप्पा लगता था और उनको निशान नाम से पहचानते थे। चौथा है अर्जदास्त। चौथे नंबर पे है अर्जदास्त। ये एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र होता है जो कि राजपूत राजाओं द्वारा सम्राट तथा शहजादों को लिखा जाता है। मतलब जो राजपूत राजा हैं वो पत्र लिखते थे, उनको अर्जदास्त कहते थे। ठीक है। अर्जदास्त के अंदर वो राजा जो सम्राट है, जो मुगल बादशाह है, उनको या उनके जो बेटे हैं उनको किसी काम से लिखे जाते थे, उनको अर्जदास्त नाम से पहचाना जाता था। 5वें नंबर पे है खतूत, महाराजगान वह अहलकारान। ये एक ही पत्र है, खतूत, महाराजगान, या उसको अहलकारान नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा देसी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी पत्र व्यवहार हुआ करता था। मतलब जो छोटे जो देसी राजा हैं उनके लिए, पिंडारी जो मराठा शासक है उनके लिए ये पत्र काम में आता था। खतूत, महाराजगान, मतलब अलग अलग नाम है पत्रों के। 6 नंबर पे पत्र है, उसका नाम है खरीता। ये एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार होता था। मतलब राजा जो है वो बादशाह से नीचे पद वाला होता है, उसको बोलते हैं राजा। राजा से भी बड़ा होता है महाराजा। तो राजा किसी दूसरे राजा को पत्र लिखता है, उसको क्या बोलकर पहचानते हैं? खरीता नाम से। उस पत्र को खरीता कहते हैं। और 7वें नंबर पे है मंसूर। ये एक प्रकार का शाही आदेश था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। मंसूर नाम का जो पत्र होता था ना, वो कोई बादशाह है उसके बेटे के द्वारा लिखा जाता था। जैसे कि औरंगजेब के द्वारा 1658 ईस्वी में जब उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था उस समय लिखे गए थे, उनको इस मंसूर के नाम से जाना जाता है। मतलब औरंगजेब जो है उसने लिखे थे ये पत्र, जो आजकल भी पड़े हैं वहाँ पे म्यूजियम के अंदर देखने को मिलते हैं। औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से लिखे थे पत्र। जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था तो वो अपने जो अधीन राजा थे उनको अपनी सहायता के लिए लिख रहा था पत्र, और तमाम जानकारी जो है उन मंसूर जो पत्र है उनके अंदर मिलती है। रुका। रुका जो एक प्रकार का पत्र है, वो राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुका कहा जाता है। राज्य के अधिकारी कौन? जैसे कि कर इकट्ठा करने वाले, जो राज्य के अंदर कर इकट्ठा करते हैं ना वो, या दूसरे कोई भी और थानेदार वगैरह है, जो तहसीलदार वगैरह है, उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता है उसको रुका नाम से पहचानते हैं। और एक आगे है वकील रिपोर्ट। वकील रिपोर्ट क्या है? मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य सरदार मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। मतलब देखिए, एक तो होता था मनसबदार, एक जागीरदार, और जो सरदार लोग हैं वो क्या करते थे कि खुद तो उस दरबार में बैठते नहीं थे मुगल, तो अपना एक प्रतिनिधि रखते थे जो पढ़ा लिखा होता था, उसको उस मुगल दरबार में रखते थे। और उसका क्या काम था कि वो उस मुगल दरबार से अपने राज्य की जो खबर होती थी ना, उसको एक पत्ते पे लिख करके उस पर सील मार करके उसको अपने राज्य में भेजता था, ताकि राज्य के अंदर ये जानकारी रहे कि मुगल दरबार के अंदर अपने राज्य के बारे में क्या वातावरण है, क्या माहौल है। क्योंकि आज के ज़माने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में यहाँ कोई बात करनी होती है तो वो मीडिया के सामने कर देते हैं या फ़ोन पे कर देते हैं, लेकिन पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी, फ़ोन नहीं था, मीडिया नहीं थी, तो उस ज़माने में वो पत्र लिखते थे और पत्र लिखने के लिए उनके आदमी रखे जाते थे दरबार में, जो दरबार की जानकारी अपने राज्य तक पहुँचाते थे। उनको वकील रिपोर्ट कहते थे। ठीक है, उस आदमी को तो वकील कहते थे, लेकिन वकील के द्वारा जो पत्र लिखा जाता था उसको वकील रिपोर्ट कहते थे, और ये सूचनाएं भेजी जाती थी अपने राज्य में मुगल दरबार से।
अब देखिए आगे क्या है, एक और पत्र है जिसका नाम है वाक्या। अब ये वाक्या किसके द्वारा लिखा जाता था, ये बादशाह या राजा की व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है। वाक्या के अंदर बादशाह और राजा के बीच में व्यक्तिगत अपनी मतलब एक शिष्टाचार भेंट कैसे होती है, दोस्ती खाते जो पत्र लिखे जाते थे उनको वाक्या नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर वो सामाजिक रस्म व्यवहार शिष्टाचार आदि का वर्णन मिलता था उसमें। मतलब राज परिवार से संबंधित वो पूछते थे कि भाई कैसे हो आप, कैसे हो, ठीक हो, ये सारी जानकारी पूछी जाती थी, उस पत्र को कहते थे वाक्या। एक और पत्र है जिसका नाम है सनद। अब ये सनद पत्र जो है ना, ये एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल साम्राज्य अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। मतलब सनद एक प्रकार की क्या थी, स्वीकृति थी। सनद पत्र अगर किसी मुगल बादशाह ने अगर किसी राजा को भेजा है तो उसको स्वीकृति दी है कि भाई आप उस जमीन के हकदार हो, ये जमीन आपकी है, वहां पे आप राज कर सकते हो। ये एक प्रकार का पत्र था सनद। अब मंत्रिवर्ग की बात करते हैं कि सर्वोपरि राज सत्तात्मक शासन में मंत्रिमंडल उल्लेख मिलते हैं। देखिए आज के ज़माने में अपन देखते हैं कि मोदी जी का मंत्रिमंडल है जिसके अंदर बहुत सारे मंत्री है, राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह है। तो उसी तरीके से उस ज़माने में भी मंत्रिमंडल होते थे और उन मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री होते थे वो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और कोई भी मंत्री जैसे उसकी मौत हो गई तो उस मंत्री की जगह जो उसका बेटा है वो मंत्री बनता था। उसमें भी राज सनात्मक था, मतलब कि जो मरेगा उसका बेटा राजा बनेगा। उसी तरीके से मंत्रियों के अंदर भी जो मंत्री मरेगा उसका बेटा मंत्री बनेगा, ऐसा नियम था। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती थी तो राजा मंत्री को हटाकर उसकी जगह अपनी इच्छा से किसी और को भी मंत्री बना सकता था, ऐसा राजा के अंदर पावर था। अब अपन आगे बात करते हैं प्रधान। प्रधान क्या चीज़ होती है, तो मुगलों के आगमन से तथा उनके साथ संधि होने या उनके दरबार में संपर्क में आने से मध्यकालीन शासन में कुछ परिवर्तन आए। मतलब मुगलों के जब संपर्क में आए ना तो यहाँ के जो राजा थे लोकल, उनमें भी बहुत सारा परिवर्तन आया, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रधान पद में समझते नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रधान पद का सर्जन किया है। देखिए प्रधान पद राजा से दूसरी श्रेणी में आता था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली तो राजा होता था, राजा के बाद में दूसरा पद शक्तिशाली होता था, उसको कहते थे प्रधान। प्रधान सभी रियासतों में हो गए फिर बाद में धीरे धीरे। अब जैसे कोई भी सैनिक या कोई न्याय संबंधी कार्य में उनकी सहायता करता था, ठीक है। कहीं पर युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे भी प्रधान जो है उसकी सहायता होती थी। और किसी को जमीन देनी है अनुदान में, दान में भूमि देनी है कि उस व्यक्ति को ये जमीन इतनी दान में देनी है, तो उस पर राजा के तो हस्ताक्षर होते ही थे, उस पर उस प्रधान के भी हस्ताक्षर करने जरूरी थे। बिना प्रधान के हस्ताक्षर वो जमीन जो है किसी और को हस्तांतरित नहीं होती थी, इतना प्रधान के पास में पावर होता था। दीवान, दीवान क्या चीज़ है आपको बता दूं। दीवान जो होता है मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान जो कोषाध्यक्ष होता है उसको ही दीवान बोलते हैं। उसके पास में धन खजाना है, उसकी अध्यक्षता करता था, उसकी निगरानी रखता था, उसको दीवान नाम से पहचानते थे। जहाँ प्रधान नहीं होते थे वहाँ पे होते थे दीवान, प्रधान का कार्य करते थे। जहाँ प्रधान नहीं होता मतलब जहाँ पे प्रधान नहीं होते थे वहाँ पे दीवान जो है वो प्रधान का कार्य करता था। और आगे एक और पद है जिसका नाम है दीवान ए हजूरी, ठीक है। दीवान ए हजूरी क्या है, वो कागजात सुरक्षित रखने का काम करता था। उस ज़माने के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो राजा महाराजाओं के द्वारा एक दूसरे को पत्र लिखे जाते हैं, उनको सुरक्षित रखने का काम दीवान ए हजूरी करता था। और इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत करवाया जाता था। इसके दफ्तर में एक महकमा ए बकायात भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें, बकाया कर की वसूली, परगनों में खजानों की जमा और खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि का दिशा निर्देश भेजता था। मतलब किसके कर बाकी है, किसके अनाज की बोरियां बाकी है देनी। उस ज़माने में तो ये सिस्टम होता था, अगर आपके पास में 4 बोरी अनाज हुआ है तो उसमें से 1 या 2 बोरी उस राजा को भेजनी पड़ती थी। तो उन सब का निगरानी रखने के लिए इनके जो एक था महकमा ए बकायात, वो भी एक विभाग इनके अंदर मौजूद था। एक और इसमें महत्वपूर्ण पद था जिसका नाम है बख्शी। बख्शी प्रमुख रूप से सैन्य विभाग का अध्यक्ष होने के नाते सेना के वेतन, रसद, सैनिकों के प्रशिक्षण, भर्ती, अनुशासन आदि को देखता था।
मतलब सेना का पूरा मैनेजमेंट उसके पास में था। किन सैनिकों को भर्ती करना है, सैनिकों को कितना वेतन देना है और सैनिकों को किस तरीके की ट्रेनिंग देना है, वो सारा काम बख्शी का होता था। और देखिए, युद्ध में घायल सैनिकों व पशुओं के उपचार और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करता था वो भी बख्शी करता था। मतलब युद्ध के अंदर एक घोड़ा भी जो घायल होता है उसका भी इलाज होता था उस जमाने में। ठीक है, वेतन देना उनका काम था। और देखिए, एक नायब बख्शी कहलाते थे, वो उसका अधिकारी दूसरे नंबर का, मतलब एक तो बख्शी है, उसके बाद में होता है नायब बख्शी। मतलब बख्शी से कम पावरफुल आदमी होता है वो नायब बख्शी होता है, वो भी उसके काम में सहायता करता है। और होता है खबर नवीस और किल्लेदार भी इसके अधीन होते थे। मतलब खबर नवीस जो होता था वो खबर को देता था चुपके से कैसे भी करके, और किल्लेदार होते थे किले की रक्षा करने वाले, किले को संभालने वाले, वो भी उसके अधीन होते थे, बख्शी के अधीन। ठीक है, वो भी बख्शी के अधीन होते थे, इतना पावरफुल होता था बख्शी। और देखिए कि इन्हें कहीं कहीं फौज बख्शी भी कहते हैं, मतलब उसको फौज बख्शी भी कहते हैं क्योंकि उसके पास में फौज है। बख्शी को फौज बख्शी भी कहते हैं। बख्शी को उसके कार्यों में बख्शी जागीर, बख्शी देश, बख्शी परगना सहायता करते थे। मतलब जागीरदार और भी देश के जो बख्शी वो दूसरे भी होते थे वो भी उनको सहायता करते थे, परगना वाले भी उनकी सहायता करते थे। मुस्तरीफ, जखीरा, दरोगा, तोपखाना, तहसीलदार, जखीरा आदि उसके महत्तात होते थे, किंतु बख्शी प्रधान सेनापति नहीं होता था, वह दायित्व शासक स्वयं निभाता था। देखिए, बख्शी जो है ना वो प्रमुख सेनापति नहीं होता था। प्रमुख सेनापति तो राज्य का जो राजा होता था वही होता था, लेकिन बख्शी उसके बाद में उस सेना को संभालने वाला एक व्यक्ति होता था जो काफी पावरफुल होता था। खान समान, खान सामान, वैसे तो ये दीवान के अधीन होता था, परंतु राज परिवार के अधिक निकट होने से वह सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति समझा जाता था। उसके सुपुर्द निर्माण कार्य और वस्तुओं का क्रय, राज्य के विभागों के सामान की खरीद और संग्रह होते थे। राज दरबार तथा राज प्रसाद में संबंधित सभी व्यक्तियों और कार्यों से उनका संबंध होता था। मतलब उस किले के अंदर क्या चीज़ खरीदनी है, सैनिकों की कौन सा सामान लाना है खाने पीने के लिए, वो तमाम चीज़ें कौन व्यवस्था करता था? खान सामा, वो पद था। और आता है कोतवाल, जन सुरक्षा और शांति संबंधी व्यवस्था देखने का काम कोतवाल का होता था। मतलब जीरो स्तर पर, भूमि स्तर पर जो शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम कोतवाल का होता था। खजांची, राज्यों में खजांची होते थे जो कोष रखते थे और रुपए जमा करने और व्यय करने का ब्यौरा रखते थे। खजांची का काम क्या होता है? जो रुपए होते हैं ना, कोष, उस रुपयों को जमा करना, किसके पास में बाकी है वहां से उन पैसों को लाना और उनको सुरक्षित रखना, उन पैसों को, और उनका पूरा ब्यौरा, मतलब एक लिखित रूप से उनको लिखना कि कितना रुपया आया है, कितना खर्च हुआ है, वो सारी चीज़ें खजांची के पास होता था। और खजांची कैसे लगाते थे उस जमाने में? जो कि एकदम ईमानदार होना चाहिए और कंजूस होना चाहिए। खर्चीला होगा तो वो पैसे बहुत सारा खर्च करेगा क्योंकि उसके पास में पैसे हैं। उस ज़माने में ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं, इसलिए खजांची हमेशा कंजूस देख कर लाया जाता था और ईमानदार होना चाहिए, ऐसे भी गुण देख करके खजांची की नौकरी दी जाती थी किसी भी लोग को। मेवाड़ में इस अधिकारी को कोषपति कहते थे, मतलब मेवाड़ वाले इसको कोषपति कहते थे, लेकिन मुगल इसको खजांची कहते थे। और मितव्ययी आदमी होना चाहिए, मतलब खर्चीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैसों को खर्च देगा। डयोडीदार, एक और पद है डयोडीदार, ये महल की सुरक्षा, देख रेख व निरीक्षण का कार्य करने वाला अधिकारी होता है। किले के महल जो है उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, और उनको देखना कि कहीं ये टूट तो नहीं रहे हैं, कहीं इनमें दरार तो नहीं आ रही है, अगर दरार आ रही है तो उसको ठीक करो, रिपेयर करो, उनका काम होता था डयोडीदार का। और इसके आगे पद है मुच्चदी। मुच्चदी जो है राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी मुच्चदी कहलाते थे। प्रशासन जैसे कि पुलिस प्रशासन वगैरह है, उनका संचालन करने वाले तमाम जितने भी अधिकारी होते थे उनको मुच्चदी कहते थे। थानेदार भी मुच्चदी कहलाता था, ठीक है। थानेदार तो वैसे अलग पद था, लेकिन वो आते मुच्चदी विभाग के तहत थे। अन्य विभाग के अध्यक्ष उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त छोटे मोटे विभाग होते थे जिनके अधिकारी अपने विभागों के कार्यों से जाने जाते थे। उदाहरण के लिए आपको दिखा दूं कि दरोगा ए डाक चौकी, जो डाक प्रबंध रखता था, मतलब पत्र व्यवहार। दरोगा ए शायर, ये दान वसूली करता था। मुशर्रिफ अर्थ विभाग का सचिव होता था, मतलब जो पैसों से जुड़ा हुआ मामला था उसका जो सचिव होता था उसको मुशर्रिफ कहते थे। वाकया नवीस सूचना भेजने के विभाग पर था, मतलब जो सूचना भेजने का काम करता था उसको कहते थे वाकया नवीस। दरोगा ए आबदार, ये खाना पानी का दरोगा था, मतलब किले के अंदर खाने पानी की व्यवस्था करना सैनिकों के लिए दरोगा ए आबदार का काम था। और दरोगा ए फराज खाना, सामान के विभाग का अध्यक्ष था। किले के अंदर कितना सामान आ रहा है, कितना लाना है, उन तमाम जानकारी को रखने वाला जो विभाग था उसको कहते थे
दारोगा ए फारास खाना, ठीक है। उसके बाद में दारोगा ए नक्कार खाना। दारोगा ए नक्कार खाना ये एक बाजे और नगाड़ों के विभाग वाला काम था। मतलब उस किले के अंदर जो नगाड़े हैं, जो बाजे हैं, कभी युद्ध के अंदर जाते हैं या किले के अंदर भी सुबह शाम जो उनके नगाड़े बजाने का टाइम है, जो बजाने का काम है, उसके लिए एक विभाग था, उसको दरोगा या नक्कार खाना कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस ज़माने में सैनिकों के मनोरंजन के लिए कुछ काम था नहीं, तो ये नगाड़े बजा करके, बाजे बजा करके वो मनोरंजन करते थे, उनके लिए भी अलग विभाग था। इसके अतिरिक्त जवार खाना, शिकार खाना, दारू खाना, अस्तबल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे तो अस्तबल कहते हैं, गौशाला, रसोड़ा आदि पर भी अलग अलग विभाग के अधिकारी होते थे। मतलब ए से लगाकर जेड तक तमाम चीज़ों पर उनके अधिकारी नियुक्त होते थे। अब बात करते हैं सामंत वर्ग की। देखिए सामंत वर्ग क्या होता है, जैसे कोई शासक होता है, शासक का महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंत होता है, जो या तो शासक की वंश प्रणाली का होता है, या तो वो शासक की जाति का होता है, या फिर कोई दूसरे प्रांत से आकर के वहाँ पे रहता है और उनको सेवाएं देता है। जब राज्य पर आपत्ति आती है तो वो अपने अनुयायियों सहित राज्य के लिए मर मिटने के लिए उद्यत रहता है। मतलब जो सामंत वर्ग है वो अपने राजा के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो मरने मिटने के लिए भी तैयार रहता है। और कभी कभार सामंत जो अगर राजा से नाराज हो जाते हैं तो राजा के लिए खतरा है, क्योंकि जितने सामंत उस राजा के पक्ष में होंगे राजा उतना ही मजबूत होगा, और अगर सामंतों से दुश्मनी है तो राजा के लिए खतरा है, क्योंकि सब डेरा सामंतों पर ही है। राजा को कर यहाँ से गाँवों से लेकर कौन भेजते हैं? सामंत भेजते हैं। वो यहाँ से जो कर्जा है लोगों के पास में से, जो उनके पास में से जो लगान वगैरह है उसकी वसूली करके राजा को वो देते हैं। तो इस तरीके से था कुछ मुगल कालीन अपने मध्यकाल का केंद्रीय प्रशासन। और इसके आगे हम बताएंगे वो परगने का प्रशासन। मतलब राज्य के बाद में परगना होता है, परगनाओं के बाद में गांव होते हैं जिनको मोजे बोला जाता है। तो हमने अभी जो प्रशासन पढ़ा है ना, ये पढ़ा है केंद्रीय प्रशासन, मतलब राज्य का प्रशासन। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परगने का प्रशासन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।